मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी। अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। दोस्तों, इस सेशन में बात करेंगे शहीद चंद्रशेखर आजाद की, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर, एक ऐसे क्रांतिकारी जिनको अनफॉर्चुनेटली इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया है। एक ऐसे क्रांतिकारी थे ये जिन जो ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देने का दम रखते थे। और प्लान भी बनाया था इन्होंने कि सिर्फ एक ही स्ट्रोक से पूरे भारत से अंग्रेजी हुकूमत चली जाती, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकते ये। अनफॉर्चुनेटली वो प्लान अकम्प्लिश नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस सेशन में बात करेंगे हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद की, उनके बचपन की, कैसे वो क्रांतिकारी बने, कौन कौन से मूवमेंट और कैसे वो से उन मूवमेंट्स को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और गांधी जी का क्या क्या स्टैंड था, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इस सेशन में। बचपन की बात करें तो इनका ओरिजिनल नाम जो था वो चंद्रशेखर तिवारी था, और आज़ाद नाम इनको बाद में पड़ा था, दिया गया था। और 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ था, लेकिन रहते ये थे उन्नाव में। ओरिजिनली उन्नाव से ही बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश का एक गांव है उन्नाव। और बचपन काफी स्ट्रांग रहा, काफी स्वाभिमानी रहा बचपन। 13 साल की उम्र में आम की चोरी करते हुए पकड़े गए थे, और इस चोरी का पता जब इनके पिताजी को लगा तो बहुत डांट पड़ने के बाद पिताजी ने इनको बोला कि जाकर माफी मांग कर आओ। तो इन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। तो पिताजी इनसे नाराज हो गए और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, और शर्त रख दी कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये घर के अंदर नहीं आ सकते। तो इस बात पर इन्होंने भी अपने पिताजी के सामने एक शर्त रख दी कि जब तक पिताजी हमको घर के अंदर प्यार करके नहीं लेकर आते, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो 2 ढाई घंटे के तक 3 घंटे तक इन्होंने घर के बाहर अपने पिताजी का वेट किया। और जब पिताजी नहीं आए तो फिर ये अपने भाई के घर चले गए, और वहां पर कुछ टाइम तक इन्होंने वेट किया कि पिताजी आ जाएंगे और इनको लेकर जाएंगे, पर पिताजी नहीं आए। तो 13 साल की उम्र में इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये घर कभी वापस नहीं जाएंगे, और ये घर कभी वापस नहीं गए। फिर इनिशियली काफी दिक्कतें आई घर से निकलने के बाद। अ, मुंबई चले गए ये। एक ट्रेन में बैठे थे, उस ट्रेन का पता भी नहीं था इनको। ये ट्रेन में बैठे और मुंबई पहुंच गए। वहां पर उतरने के बाद एक आदमी से पूछे कि ये कौन सी जगह है, तब उन्होंने बताया कि ये मुंबई है। उसके बाद फिर मुंबई में इन्होंने काफी दिक्कतों का सामना भी किया। भूख बहुत लगी थी ट्रेन से उतरने के बाद, तो एक होटल गए। वहां पर काम के बदले इन्होंने खाना मांगा कि कुछ भी काम करा लो और मुझे खाना दे दो। फ्री में इन्होंने खाना नहीं मांगा था, ऐसे थे। तो पहले तो उसने मना कर दिया, उस होटल के मालिक ने या मैनेजर ने, जो भी था। पर बहुत आग्रह करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनको काम मिला, और उस काम के बदले इनको 2 टाइम का खाना मिला। काम क्या था वो मैं आपको बता दूं, तो काम था इनका बर्तन साफ करना। ये बर्तन साफ करते थे और इनको 2 टाइम का खाना मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। पैसों के लिए ये एक लेबर, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक लेबर का काम करते थे, जहां से इनको 2 आने की पेमेंट होती थी। और धीरे धीरे करके जब इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए, तो अ, ये बनारस आ गए, काशी विद्यापीठ, हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई करने। मूवी देखने का इनको बहुत शौक था, सिनेमा का बहुत शौक था, और भगत सिंह को भी सिनेमा का बहुत शौक था। तो ये कभी कभी मूवी भी देखने जाया करते थे। फिर कैसे चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद बने, ये कहानी इसकी है। तो काशी विद्यापीठ को माना जाता है था कि वो एक गढ़ है क्रांतिकारियों का। जितने भी लोग वहां से पढ़ते हैं वो क्रांतिकारी ही निकलते हैं वहां से पढ़ने के बाद। और आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री भी काशी विद्यापीठ से ही पढ़े थे। अब भगत सिंह ने ये अपना मोटो बना लिया था कि भारत को आजाद कराना है, क्योंकि उनको पथेटिक जो कंडीशन थी उस टाइम इंडिया की, कसरत करना बहुत पसंद था, वर्कआउट बहुत करते थे, एक स्ट्रांग फिजिक थी। स्ट्रांग फिजिक के साथ में एक किस्सा ऐसा भी है कि आ, एक बार इनका एक आदमी से आर्गुमेंट चल रहा था, किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। हर बार, जितनी भी बार इन्होंने ट्राई किया सामने वाले को समझाने के लिए, उसने डिनाई कर दिया इनके पॉइंट से। 3 बार इन्होंने समझाया, चौथी बार इनको गुस्सा आया, और इतनी जोर से इन्होंने उसको तमाचा मारा था कि उसकी आंखें ही बाहर आ गई थी। और 10 मिनट तक तो उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। तो इतने स्ट्रांग थे ये। फिर महात्मा गांधी से काफी इम्प्रेस थे। उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, और इस पार्टिसिपेशन की वजह से इनको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। फिर सरदार गुंडा सिंह वो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने इनको पनिशमेंट दी थी 15 लाठियों की।
और इनको जो लाठी मारने वाला था उसके साथ ये कहानी फेमस थी कि जब भी वो लाठी मारता था तो लाठी के साथ साथ चमड़ी उधड़ जाती थी, स्किन बाहर आ जाती थी, इतनी जोर से लाठी मारता था। तो 10 लाठी जैसे ही उसने लाठी मारना शुरू की तो इन्होंने हर लाठी के साथ वंदे मातरम बोलना शुरू कर दिया। एक लाठी पड़ती वंदे मातरम, दूसरी वंदे मातरम, तीसरी वंदे मातरम। फिर जब इस तरह इन्होंने 10 लाठियों तक किया, 11वीं लाठी में इन्होंने गांधी जी की जय बोलना शुरू किया। 5 लाठियों में इन्होंने गांधी जी की जय बोला। सरदार गुंडा सिंह ठीक ठाक आदमी थे और इसी इंसिडेंट की वजह से चंद्रशेखर आजाद को थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिला और पूरे शहर में ये फेमस हो गए थे। फिर सरदार गुंडा सिंह इनको अपने घर लेकर गए, इनके जख्मों पर दवा लगाई और खाने पीने को दिया और इसी इंसिडेंट के बाद इनका नाम आजाद पड़ा था, चंद्रशेखर आजाद। फिर आगे चल के इनके पास दो ऑप्शंस आए, कांग्रेस का लीडर, कांग्रेस में ज्वाइन करके एक बड़े लीडर बन जाते और या फिर क्रांतिकारी बनते। तो अब क्योंकि कांग्रेस का उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, उसका एक रीजन तो ये भी था कि कांग्रेस का जो फाउंडर थे ए ओ ह्यूम्स, वो खुद भी एक ब्रिटिशर थे। तो इस रीजन से कांग्रेस की जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी रिलेशन थी। और दूसरी बात यह कि जब भी कोई कांग्रेस का लीडर अरेस्ट होता था किसी भी तरह के रेवोल्यूशन की वजह से या किसी भी तरह के मूवमेंट की वजह से, तो उनको जो जेल में जो ट्रीटमेंट दिया जाता था वो बिल्कुल ही अलग था उस ट्रीटमेंट से जो कि क्रांतिकारियों को दिया जाता था जेल में। तो क्रांतिकारी को जेल होती थी, क्रांतिकारी अरेस्ट होते थे, तो इनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, टॉर्चर दिया किया जाता था इनको। और जो कांग्रेस के लीडर थे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था जेल में। तो ये सारी चीजें थे। और आपको बता दूं कि 1915 तक कांग्रेस ने कुछ खास किया भी नहीं था। बाल गंगाधर तिलक थे, एक फियर्स लीडर थे, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनकी कोई बात सुनता नहीं था, लोग उनकी बातें सुनते ही नहीं थे। फिर महात्मा गांधी आए जिन्होंने कांग्रेस को रिवाइव किया और उसके बाद से फिर कांग्रेस की दशा जो है थोड़ी सी सुधरी विथ रिगार्ड्स टू इंडियन इंडिपेंडेंस। उसके बाद फिर चंद्रशेखर आजाद को हम देखते हैं, इन्होंने क्रांतिकारी बनना ही था, इनको ये क्रांतिकारी थे ही, तो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करना के आइडिया से पूरे तरह से इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया और ये क्रांतिकारी बन गए। और आगे चल के इन्होंने रिपब्लिक रिपब्लिक आर्मी बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, जिसको बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना गया। अब हम सबको पता है कि किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो पैसे अरेंज करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इन्होंने एक ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया, जिसमें सरकारी खजाना और 30,000 रुपए के आसपास का अमाउंट था, जा रहा था। काकोरी कांड, इसको हम लोग काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। फिर अब रॉबरी प्लान भी हो गई और एग्जीक्यूट भी हो गई थी 9 अगस्त 1925 को। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस रॉबरी को एग्जीक्यूट किया था, कुछ क्रांतिकारी थे, उन सबका नाम मैं लेना पसंद नहीं करूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान साहब, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और कुंदन लाल, इतने लोग थे जिन्होंने इस एग्जीक्यूशन को किया था, इस कांड को एग्जीक्यूट किया था 9 अगस्त 1925 को। फिर हम देखते हैं कि लास्ट में चल के सारे अरेस्ट हो गए थे। 26 सितंबर 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल सहारनपुर में अरेस्ट हुए थे और 10 महीने बाद अशफाक उल्ला खान साहब अरेस्ट हुए थे दिल्ली से। सिर्फ दो लोग बच गए थे जिनको ब्रिटिश सरकार अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई थी, तो वो थे आजाद और कुंदन लाल। ये दो लोग थे जिनको ब्रिटिश सरकार अरेस्ट नहीं कर पाई थी और राम प्रसाद बिस्मिल को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। राम प्रसाद, और इसी डेथ सेंटेंस के बाद ये जो पूरा ग्रुप था ये बिखर गया था, पूरा ग्रुप टूट गया था। फिर बात आती है इस ग्रुप को वापस बनाने की, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद थे, हार मानना उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 2,000 का रुपए का इनाम भी था, पर उससे तो कोई क्या ही फर्क पड़ता उनको। वो झांसी चले गए, झांसी में कुछ दिन रहे, वहां पर 3 लड़कियों को पढ़ाते भी थे ये, हिंदी और संस्कृत, ताकि इनकी आइडेंटिटी बची रहे। और उसके बाद ये कानपुर आए
और कानपुर में इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया और ग्रुप का रीऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। यहाँ पर ये भगत सिंह से भी मिले थे। भगत सिंह से इनकी काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग हो गई थी और ऑलरेडी भगत सिंह ने लाहौर में नवजीवन सभा को फाउंड किया था, नवजीवन सभा के फाउंडर थे। फिर अब किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, फिर से वही बात आती है कि किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पर अब जंप करते हैं सीधा, किसी भी तरह वो जो ग्रुप चल रहा था धीरे धीरे करके, क्योंकि पैसों की वजह से जो स्पीड थी ऑर्गेनाइजेशन की, मूवमेंट्स की, वो बहुत स्लो हो गई थी। फिर धीरे धीरे करके 1927 आया और 1927 में साइमन कमीशन आ गई। साइमन कमीशन बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिंग थी, डिस्प्यूटिव थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया था इसमें, पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, बहुत सारी चीजें थी, वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे पूरी अच्छी तरह से। तो साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे और भी क्रांतिकारियों के साथ। अब इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कर्नल स्काउट ने लाठीचार्ज ऑर्डर कर दिया था और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की, देखते हैं हम लोग, डेथ हो जाती है। तो अब लाला लाजपत राय के डेथ का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह मिलकर प्लान बनाते हैं कर्नल स्काउट को मारने का, जान से मारने का। और 17 दिसंबर वो डेट चुनी जाती है जब ये प्लान को एग्जीक्यूट करना था। पर 17 दिसंबर को कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से और मिसकम्युनिकेशन की वजह से कर्नल स्काउट की जगह पर मेजर सॉन्डर्स मार दिए जाते हैं। हालांकि मेजर सॉन्डर्स भी उनमें से थे जिन्होंने लाठी चार्ज किया था, ये पर्सनली लाठीचार्ज कर रहे थे। कर्नल स्काउट ने ऑर्डर किया था और मेजर सॉन्डर्स पर्सनली लाठीचार्ज कर रहे थे। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी समझ लें आप लोग, मेजर सॉन्डर्स मार दिए गए भगत सिंह द्वारा। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रुप एक बार फिर से बिखरता है, सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, दे ऑल एस्केप इन डिस्गाइज। 17 दिसंबर को ये किलिंग हुई थी मेजर सॉन्डर्स की, और इसके बाद इन क्रांतिकारियों की धर पकड़ शुरू हो गई थी। जहां भी देखते गोली मारने का आदेश था पुलिस वालों को। उसके बाद फिर से ये ग्रुप बिखर गया धीरे धीरे। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर। उसके बाद इस किलिंग के बाद इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, इनकी जो मूवमेंट्स थी, वो एक अलग ही लेवल पे चली गई। वो किस लेवल पे चली गई वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग असेंबली बॉम्ब केस देखेंगे, गांधी जी का क्या स्टैंड था रेवोल्यूशनरीज के ऊपर, वो भी देखेंगे। शहीद भगत सिंह को जेल से भगाने का प्लान भी देखेंगे, और बहुत सारी चीज देखेंगे पार्ट 2 में। तो थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।